हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आपका स्वागत करता है। हमने छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की जो श्रृंखला प्रारंभ की है रुद्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास एक बहुत विशद टॉपिक है तथा आगामी छत्तीसगढ़ संयुक्त वन सेवा परीक्षा, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा और व्यापम द्वारा आयोजित संभावित विभिन्न परीक्षाओं के लिए यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने आज छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 की अवधि की छत्तीसगढ़ राज्य की ऐतिहासिक घटनाओं को एक क्रमबद्ध रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आइए हम देखते हैं ब्रिटिश संरक्षण काल। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास ब्रिटिश शासन, जिसे हमने दो भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इस प्रथम वीडियो में ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 के तहत निम्न महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पतनोन्मुख मराठा शासन, द डिक्लाइन पीरियड ऑफ द मराठा डायनेस्टी एनसीजी। नागपुर में भोसले और अंग्रेजों के मध्य सहायक संधि 1816। छत्तीसगढ़ में संरक्षण काल, ब्रिटिश पैट्रोनेज एज, छत्तीसगढ़ के प्रमुख ब्रिटिश अधीक्षक, संरक्षण काल में राजस्व व्यवस्था, द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द सीजी, ताहुतदारी और लाखा वाटा तथा इस कालखंड के विविध तथ्य जो कि परीक्षा उपयोगी संदर्भ रखते हैं। जबकि दूसरे खंड में हम आगामी वीडियो में आपको प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1854 से 1885 के मध्य की अवधि पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें नागपुर में भोसले शासन का अंत, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन और कमिश्नरी प्रणाली, तहसीलदारी व्यवस्था, सोना खान का विद्रोह वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में, हनुमान सिंह के नेतृत्व में रायपुर का सैन्य विद्रोह, मध्य प्रांत का गठन और छत्तीसगढ़ संभाग तथा प्रशासनिक प्रणाली। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 पे प्रकाश डालेंगे। आइए देखते हैं ब्रिटिश संरक्षण काल छत्तीसगढ़ और उसका ऐतिहासिक संदर्भ। ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 छत्तीसगढ़ मराठा या नागपुर के भोसले शासन के अधीन एक सूबा था, जो परोक्ष रूप से 1757 से 1818 के दौरान भोसले प्रतिनिधियों बिंबाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, चिमनाजी अप्पा के अधीन रहा। नागपुर के भोसले शासक रघुजी द्वितीय की मृत्यु के उपरांत परसोजी भोसले, अल्पवयस्क बालक जिनका उपनाम रघुजी तृतीय के नाम से आगे इतिहास में जानेंगे, उनके उत्तराधिकारी बने। किंतु वह बालक होने की वजह से शासन संभालने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने अपना प्रतिनिधि अपने चाचा चिमनाजी अप्पा को बनाया, जिनके गलत निर्णयों की वजह से भोसले शासन व्यवस्था में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया। 27 मई 1816 को चिमनाजी अप्पा और अंग्रेजों के मध्य सहायक संधि हुई। नागपुर रियासत में ब्रिटिश रेजिडेंट जिनकिंस को नियुक्त किया गया। बाद में चिमनाजी अप्पा द्वारा विद्रोह करने पर अंग्रेजों ने उसे हटाकर इलाहाबाद भेज दिया तथा रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक स्वयं को अपने संरक्षण में इस क्षेत्र का शासन ले लिया। इसलिए हम इसे संरक्षण काल के नाम से जानेंगे। अर्थात रघुजी तृतीय की तरफ से अंग्रेजों ने यहाँ का शासन संभाला और इसके लिए छत्तीसगढ़ सूबे में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा। यहाँ के भोसले शासन की जगह 1818 से 1830 तक ब्रिटिश संरक्षण काल रहा। अंग्रेजों ने इस दौरान ब्रिटिश अधीक्षकों की मदद से यहाँ पे शासन किया। आइए आगे देखें छत्तीसगढ़ के प्रमुख ब्रिटिश अधीक्षक और इनके कार्य।
इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट एनसीजी कैप्टन एडमंड 1818 प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। साथियों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? कैप्टन एडमंड। इसके अधीन केवल छत्तीसगढ़ का मराठा प्रशासित क्षेत्र था, जबकि सरगुजा, संबलपुर और जसपुर के एक दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक रफसीट के नियंत्रण में रखा गया था। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा सूबा था वर्तमान राज्य के संदर्भ में, दंडकारण और बहुत सी देसी रियासतें थी, जिसमें जो परोक्ष मराठा शासन के तहत रतनपुर और रायपुर राज्य था वही कैप्टन एडमंड के अधीन आया, जबकि कुछ क्षेत्र एक दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक के नियंत्रण थे। और यह काफी गहन तथ्य है कि सरगुजा, संबलपुर और जसपुर के ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? कैप्टन रफसेट। कैप्टन एडमंड के समय डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह किया था, जिसका दमन इन्होंने किया। छत्तीसगढ़ में इनके कार्यकाल के दौरान शांति व्यवस्था कायम रही। इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, अतः छत्तीसगढ़ में कैप्टन एडमंड का शासनकाल अल्प समय तक ही रहा। आइए दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगेन्यू 1818 से 1825 सबसे लंबे समय तक ब्रिटिश अधीक्षक या सुपरिटेंडेंट रहे तथा संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एक एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली में लाए। इन्होंने रतनपुर की जगह रायपुर को मराठा सूबे या ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय बनाया, अर्थात रतनपुर से राजधानी को रायपुर स्थानांतरित करने वाले कौन थे? कैप्टन एगेन्यू। 1818 में ही रायपुर पहली बार ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय बना तथा वर्तमान छत्तीसगढ़ सूबे की राजधानी बना। कैप्टन एगेन्यू ने मराठा कालीन 27 परगनों को पुनर्गठित कर 1819-20 में 8 परगनों में सीमित कर दिया, जिनमें रायपुर सबसे बड़ा तथा राजरो सबसे छोटा परगना था। परगने के प्रमुख के रूप में कमविसदार को ही बनाए रखा गया। एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी। सोना खान के जमींदार राम राय का विद्रोह 1819 में हुआ, जिसका दमन कैप्टन एगेन्यू ने कैप्टन मैसन के माध्यम से करवाया। 1820 में राज्य की प्रथम जनगणना, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, यह उस तरह की जनगणना ही थी, सिर्फ सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन करवाया गया। कैप्टन एगेन्यू के समय छत्तीसगढ़ सूबे के सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन करवाया गया 1820। कैप्टन एगेन्यू ने सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रखने की प्रथा प्रारंभ की, जो आज भी प्रशासन का एक महत्वपूर्ण आधार है, अर्थात रिकॉर्ड के रूप में दस्तावेज रखना। धमधा के गोंड जमींदार ने भी कैप्टन एगेन्यू के समय विद्रोह किया, जिनका इन्होंने दमन किया। कैप्टन एगेन्यू के समय वर्तमान बेमेतरे जिले के नवागढ़ के जमींदार परिवार का एक व्यक्ति महारसिया द्वारा विद्रोह कर दिया गया और आसपास के क्षेत्र में अराजकता फैलाई गई, जिसका विद्रोह का दमन किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कैप्टन एगेन्यू के समय सावंत भारती का मामला उस समय के कानून व्यवस्था और शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था, को इन्होंने काफी कुशलतापूर्वक संभाला। गेंद सिंह का परलकोट विद्रोह, दोस्तों परलकोट रियासत के भूमिया राजा गेंद सिंह का विद्रोह कैप्टन एगेन्यू के समय ही 1824-25 में हुआ था। 1820 में नागपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। बस्तर के शासक महिपाल देव ने कोटपाट परगना पुनः प्राप्त करने के लिए कैप्टन एगेन्यू से मुलाकात की और मित्रता रूपी उपहार में एक हाथी भेंट किया था। तो दोस्तों, ब्रिटिश अधीक्षकों में कैप्टन एगेन्यू का कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण रहा। इसमें बहुत से प्रश्न आते हैं, अतः इन तथ्यों को आप अपने दिमाग में जरूर बैठाएं और परीक्षा उपयोगी संदर्भ की लोग प्रयोग करें। आइए हम अगले ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन हंटर पर प्रकाश डालते हैं। कैप्टन हंटर 1825 एगेन्यू के त्यागपत्र देने के बाद ही कुछ समय तक की ब्रिटिश अधीक्षक रहे। इनका कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा। कैप्टन सैंडिस 1825 से 1828 13 दिसंबर 1826 की संधि जो अंग्रेज और वयस्क रघुजी तृतीय के बीच हुई थी, इसके तहत नागपुर जिले का शासन प्रयोग के तौर पे रघुजी के तृतीय के अधिकार में रखा गया। इस संधि से छत्तीसगढ़ अप्रभावित रहा। यहाँ अंग्रेजों का नियंत्रण पूर्वतः जारी रहा। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी वर्ष को मान्यता दी और सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी को बनाया। कैप्टन सैंडिस ताहूतदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया।
दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक प्रणाली में ताहुतदारी पे कई बार प्रश्न आ चुके हैं, मुख्य परीक्षा में भी और प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में। ताहुतदारी होती क्या है? वस्तुतः राज्य की वह खालसा या नजुल भूमि जो बंजर है, लंबे समय तक कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है और परती पड़ी हुई है, उसे कृषि उपयोगी बनाना और कृषि कार्य के लिए प्रयोग करने के लिए ताहुतदारी अर्थात एक तरह की ठेकेदारी, जिसमें नए किसानों को आमंत्रित करके कृषि कार्य को प्रोत्साहित किया जाता था, यह कैप्टन सैंडिस के समय प्रारंभ हुई। छत्तीसगढ़ में डाकतार के विकास का कार्य भी सर्वप्रथम इसी समय हुआ। इन्होंने लोरमी व तरेंगा नामक 2 ताहुतदारियां बनाई। जमींदारों को भेंट देने की प्रथा को समाप्त किया। बस्तर तथा करोन के राजा के मध्य विवाद को समाप्त करने का कार्य इन्होंने किया कैप्टन सैंडिस। कैप्टन विल्किंसन, इनका कार्यकाल संक्षिप्त और महत्वहीन रहा। कैप्टन क्रॉफर्ड 1828 से 1830 अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक। दोस्तों, जहां प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हमने देखा कैप्टन एडमंड, तो वहीं अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक जो संरक्षण काल में नियुक्त किए गए कैप्टन क्रॉफर्ड। 27 दिसंबर 1829 को नवीन संधि हुई जो ब्रिटिश रेजिडेंट विल्डर और रघुजीत तृतीय के मध्य हुई। इसके अनुसार अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक क्रॉफर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ सूबे का शासन भोसले शासक द्वारा नियुक्त मराठा अधिकारी कृष्णाराव अप्पा, जिन्हें हम आगे जिलेदार के नाम से जानेंगे, को 6 जून 1830 को सौंप दिया गया। यह अधिकारी जिलेदार कहलाया। और ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1830 से 1854 छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन प्रारंभ हुआ और यह रघुजी तृतीय का दौर था। और 1854 में अंग्रेजों ने रघुजी की मृत्यु के उपरांत उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और हमारे राज्य में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश संरक्षण काल में राजस्व व्यवस्था। दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण खंड है। थोड़ा जटिल शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, किंतु प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में इस संदर्भ में प्रश्न आते हैं, अतः हमने इस पर प्रकाश डालने का कार्य किया है। आइए देखते हैं 1818 से 1830 के दौरान ब्रिटिश रिवेन्यू सिस्टम। संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आधुनिक राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की गई और मराठाकालीन परगनों को पुनर्गठित किया गया, जिसका उद्देश्य न्यायपूर्ण कर व्यवस्था कायम करना था। निम्न बिंदुओं को से हम इस व्यवस्था को समझ सकते हैं। प्रथमः, राजस्व व्यवस्था को आधुनिक और व्यवस्थित किया। ब्रिटिश संरक्षण काल में अंग्रेजों ने पहली बार क्षेत्र का शासन लिया और उन्होंने यहाँ के रेवेन्यू सिस्टम को मॉडर्नाइज किया और सिस्टमेटिक बनाया। न्यायपूर्ण कर प्रणाली से राजस्व वृद्धि का लक्ष्य रखा। लीगल रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने एस्टैब्लिश किया, जिसका उद्देश्य था कि रेवेन्यू में अधिक से अधिक वृद्धि हो। कम विस्तार परगना प्रमुख को अधिक दायित्व और जवाबदेह बनाया गया। कर राजस्व को बढ़ाने के लिए ताहुतदारी अर्थात बंजर भूमि को कृषि उपयोगी बनाना और राजस्व में वृद्धि के लिए प्रयास करना की व्यवस्था की। पटेल मराठाकालीन पटेल के पद को समाप्त कर दिया गया तथा अमीन नामक एक नया पद बनाया गया जो कर वसूली से संबंधित था। नापतोल के मानक पूरे क्षेत्र में एकरूप किए गए। न्याय प्रणाली में सुधार, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र का न्यायिक सर्वोच्च अधिकारी ब्रिटिश अधीक्षक होता था तथा परगने में कमविसदार को इसके लिए उत्तरदायी बनाया गया। न्यायिक विषयों को वर्गीकृत किया गया, यानी जुडिशरी सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया, जिसे 2 प्रकार के कोड अर्थात सिविल सूट एंड क्रिमिनल सूट। सिविल सूट को हम यहाँ पर दीवानी न्यायालय और क्रिमिनल सूट को हम फौजदारी न्यायालय के नाम में से जानेंगे। पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए गोपनीय अधिकारी नियुक्त किए गए। परगने के प्रमुख कमविसदार को न्यायिक व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए अपने परगने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। ग्राम स्तर पे गोटिया और उसकी सहायता के लिए सिबंदी नामक पद बनाए गए। दोस्तों ध्यान रखना, सिबंदी यह संरक्षण काल में एक तरह से इंटेलिजेंस या पुलिस अधिकारी होते थे। सैन्य बल, इस क्षेत्र के लिए एक प्रेसिडेंशियल फोर्स गठित की गई जिसका मुख्यालय रायपुर बनाया गया, जिसमें 200 घुड़सवार अर्थात कैवेलरी बटालियन, 800 पैदल सैनिक और 166 सिबंदी थे। इनके कमांडर कैप्टन मैक्सन्स को नियुक्त किया गया तथा इस बटालियन के चिकित्सा अधिकारी MG इवांस जो सर्जन थे नियुक्त हुए। ब्रिटिश संरक्षण काल का परिणाम, संपूर्ण भूभाग एकीकृत
प्रशासनिक प्रणाली के तहत स्थापित हुआ। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की इस राज्य में स्थापना हुई। पुलिस, न्यायिक और राजस्व प्रशासन में सुधार हुआ। यातायात के साधनों का विस्तार हुआ और कृषि क्षेत्र में भी नवीन प्रयास किए गए। अल्पकालीन ब्रिटिश संरक्षण काल ने इस भूभाग में आधुनिक, कानूनी, तर्कसंगत व्यवस्था की स्थापना की, जो आज के आधुनिक शासन के नींव के रूप में स्थापित हुआ। दोस्तों, मुख्य परीक्षा में राजस्व पे कुछ प्रश्न आते हैं, जिन्हें हम इसको व्यापक रूप से आपके समझ प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं। ताहुतदारी राजस्व प्रबंधन। कैप्टन सैंडिस ने कृषि भूमि के विस्तार के माध्यम से भू राजस्व में वृद्धि हेतु जो भूमि प्रबंधन किया, उसे ही हम ताहुतदारी के नाम से जानते हैं। बंजर, ऊसर, त्याज्य भूमि को स्थानीय प्रभावशाली लोगों के माध्यम से बाह्य कृषकों की सहायता से कृषि योग्य उपजाऊ बनाने की जो नीति कैप्टन सैंडिस ने प्रारंभ की, इसे ही ताहुतदारी कहा गया। ताहुतदार ना तो पूर्ण रूप से जमींदार होते थे और ना ही कोई शासकीय कर्मचारी। इन्हें अस्थायी ठेकेदार कहना तर्कसंगत होगा। इसलिए यह व्यवस्था ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई और ना ही लंबे समय तक चली। कैप्टन सैंडिस ने प्रारंभ में 2 ताहुतदारियों की स्थापना की, जो वर्तमान मुंगेली जिले के लोरमी और धमतरी रायपुर के दक्षिण में तरेंगा को बनाया गया था। मराठा काल 1830 से 54 के दौरान दो नई ताहुतदारी बनाई गई, जिन्हें हम सिरपुर और लवन के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1854 में चार्ल्स इलियट के समय सिहावा, खल्लारी और संजारी को ताहुतदारी बनाया गया था। दोस्तों, ताहुतदारी पर प्रश्न आते हैं, तो उस बिंदुओं को आप ध्यान दें, और अगर आपको किसी प्रकार नहीं समझ आता, कोई डाउट है, तो आप जरूर हमसे पूछेंगे, और उसके लिए आपके पास बहुत से माध्यम हैं। आइए हम दूसरे राजस्व व्यवस्था, जिसमें छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। लाखा बांटा। लाखा बांटा भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित मराठों और ब्रिटिश काल से विद्यमान एक अनोखी भूमि विनिमय पद्धति थी। यह ग्राम की उपजाऊ भूमि को लगान की ऊंची दर पे अदला बदली करने की व्यवस्था थी, जो तत्कालिक राजस्व व्यवस्था की दृष्टि से सही थी, किंतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध थी। दोस्तों, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर लाखा बांटा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध क्या थी, क्यों थी? तो दोस्तों, एक जमीन का टुकड़ा होता है, उसमें किसान पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करके मेड़ बनाता है, जमीन में खाद डालता है, बीज डालता है, उपजाऊ बनाता है, उसकी मेड़बंदी करता है, किंतु राज्य या गौटिया के माध्यम से उस विकसित भूमि को अगली बार किसी अन्य किसान को आवंटित कर दे, तो यह पुराने किसान के साथ प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल होगा। इसलिए हमने यहाँ कहा कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध थी, किंतु राज्य तो अपने इस सभी भूमि का मालिक अपने को मानता था और वह इस भूमि के द्वारा अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहता था। इसलिए छत्तीसगढ़ में लाखा बांटा का प्रचलन हुआ। आइए देखते हैं लाखा बांटा से अभिप्राय। लाखा अर्थात अधिक राशि, लाख को लाखा कहा जा सकता है। बांटा का तात्पर्य है वितरण या विपणन। भूमि में निसंदेह कृषक ही कृषि करता था, परंतु तत्कालीन समय में भूमि का मूल स्वामी राज्य या शासक को माना जाता था। राज्य भूमि से अधिक राजस्व की अपेक्षा करता था, इसलिए गौटिया अधिक लगान देने वाले किसानों को भूमि आवंटित करता था। इसी व्यवस्था को छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यवस्था में लाखा बांटा के नाम से जाना गया। लाखा बांटा की आवश्यकता क्यों पड़ी? भूमि से अधिक लगान प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य था। इस व्यवस्था के कुछ अच्छे परिणाम यह भी हुए कि इससे कृषकों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना का जन्म लिया, अर्थात अधिक परिश्रमी, अधिक मेहनती किसान अच्छी भूमि पाने के लिए उनको अधिकार या अवसर प्राप्त हुआ। वह बड़े उत्साह से कृषि कार्य में समर्पित हुए। इसके अलावा इससे कृषि भूमि का भी विस्तार हुआ। लाखा बांटा की विशेषताएं। उपजाऊ भूमि अधिक परिश्रमी कृषकों को मिली, सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हुआ, क्षेत्र में नए कृषकों को भागीदारी प्राप्त होने लगी, अनुमानिक स्वामित्व व्यवस्था समाप्त हो गई, स्व उत्साही प्रतिस्पर्धा का विकास हुआ तथा
तत्कालीन राजस्व व्यवस्था में समाजवादी स्वरूप की स्थापना हुई। अर्थात समाजवादी स्वरूप का अर्थ होता है कि राज्य के संसाधनों में राज्य का अधिकार होगा और राज्य सभी को बराबर अवसर प्रदान करेगा, अर्थात राजस्व प्रणाली में समाजवादी रूप की स्थापना। दोस्तों, लाखा बांटा के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, आइए हम निम्न बिंदुओं पे देखते हैं। पूंजीपतियों का वर्चस्व बढ़ने लगा, अर्थात जो अधिक लगान देने के लिए तत्पर होगा, भूमि पे उसका अधिकार होगा। यह कहीं ना कहीं पूंजीवाद या बड़े लोगों को कृषि क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने का अवसर दे रहा था। संपन्न लोगों द्वारा उपजाऊ भूमि पे कब्जा किया जाने लगा। भूमि अब शोषण रूपी ठेके में परिवर्तित हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में खेतीहर स्वामित्व के बजाय श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो गई, क्योंकि जो किसान कमजोर थे, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, उनकी अच्छी भूमि को पूंजीपतियों ने इसके माध्यम से कब्जा कर लिया। यह व्यवस्था राजस्व के लिए कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, परंतु कृषकों के साथ यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध थी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी से अपने परिश्रम से उपजाऊ बनाई गई भूमि को छोटे या गरीब किसानों से छीनकर धनी किसानों को देना पड़ता था। दोस्तों, हमने इस टॉपिक पे आपके समझ प्रश्नों का भी श्रृंखला रखी है और हम चाहते हैं कि आप इन प्रश्नों को सॉल्व करें और आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस पे हमसे प्रश्न करें, हम इसका आंसर आपको शीघ्र उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास खंड में हम अगले वीडियो के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1854 से 1885 पर प्रकाश डाले। यह विश्वास है कि हमने जो डाटे आपके समझ प्रस्तुत किए आपको काफ़ी पसंद आएंगे। फिर भी आप अपने सकारात्मक और नकारात्मक विचार जरूर हमें पेश करें, जिससे हम इन वीडियो को अधिक उत्कृष्ट और छात्र उपयोगी बना सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।